हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। लास्ट लेक्चर में हमने टीचिंग के बारे में पढ़ा है ना। इस वीडियो के अंदर हम फेजेस पढ़ेंगे कि टीचिंग के फेजेस क्या होते हैं। टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग चाहिए। ऐसा नहीं है आप सुबह उठे आप चले गए क्लास में, नहीं। प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग चाहिए होती है कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, और लर्निंग के लिए, बच्चों को लर्निंग देने के लिए हम क्या क्या तरीके अपने में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन, हमारा टीचिंग का फंक्शन है नॉलेज देना और बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप करना। किसी के अंदर नॉलेज आप अपनी इम्पार्ट करो या आप उसको स्किल्स डेवलप कराओ, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी टीचिंग से बच्चों की आगे की जिंदगी, उनके अचीवमेंट, उनके गोल्स सब उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो स्टेप्स होते हैं टीचिंग में, उसको हम फेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। और 3 फेज में बांटा है: प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। प्री आपका प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव, पोस्ट एक्टिव। ठीक है, प्री एक्टिव से शुरू करते हैं। प्री एक्टिव, प्री मतलब पहले, है ना। तो ये क्या हो गया, मतलब आपका जो पहले का काम है, पहले का काम यानी कि जब आप करने से पहले, टीचिंग करने से पहले आपका जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जैसे प्लान कर रहे हो लेसन, है ना, लेसन का पूरा प्लान कर रहे हो, और जितनी भी एक्टिविटी आप जो है क्लासरूम टीचिंग से पहले करते हो, वो आपकी प्री एक्टिव फेज हो गया। ठीक है, प्लानिंग हो गई लेसन की यहाँ पे। एंड फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स देखे कि आप क्या क्या करने, अचीव करने हैं आपको आज। देन आपने अपनी स्ट्रैटेजीज, मेथोडोलॉजीज को नई नई अडॉप्ट किया, टीचिंग एड्स यूज करे। ठीक है, प्लानिंग जैसे मैंने अभी कहा वो करी, कंटेंट सिलेक्ट किया कि क्या पढ़ाने वाले हो, उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज करा। देन ये देखा किस तरीके से अपनी चीज़ को अब इफेक्टिवली उन तक, जिनको भी पढ़ाना है उन तक पहुंचा सकते हैं। अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स हमने लगाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी सारी की सारी चीज़ें जो प्री एक्टिव उसमें आती हैं हमारी। ठीक है, प्री एक्टिव फेज में। अब सजेस्टेड एक्टिविटीज क्या रहती है हमारी। सबसे पहली है डिटरमाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को डिटरमाइन करना पड़ेगा टीचिंग एक्टिविटीज की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हम बिहेवियर चेंजेस चाह रहे हैं बच्चों के अंदर कि हमारे पढ़ाने से ऐसा ऐसा आ जाए। टीचर को क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स सर्टेन करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बच्चों की साइकोलॉजी और नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड स्कूल के हिसाब से होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है हर किसी का एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनको हम डिटरमाइन पहले से कर देते हैं। दूसरा हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। अब हमने गोल अपने डिटरमाइन कर लिए हैं, अब हम कंटेंट डिसाइड करेंगे कि मतलब देखो किस लेवल का और किस इंपॉर्टेंस का करिकुलम जो है बच्चों के लिए प्रिपेयर करना है। लेवल और मोड ऑफ मोटिवेशन क्या है जो बच्चे यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर मेथड्स की हम कैसे बच्चों की नॉलेज को अच्छे से एनहांस कर सकें, उस सब के बेसिस पे हम एक कंटेंट अपना सिलेक्ट करते हैं। देन सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, यानी कि अब देखो हमने कंटेंट चुन लिया, अब कंटेंट को हमें प्रेजेंटेबल भी तो बनाना है ना। तो एक सीक्वेंस में लगाना है, लॉजिकल वे में लगाना है, उसके बाद ही हम उस चीज को बच्चों के आगे रख पाएंगे। अब जैसे मुझे अगर पढ़ाना है आपको टीचिंग, मैं आपको पहले टीचिंग के मतलब बताने से पहले कि टीचिंग होता क्या है, अगर मैं आपको फेजेस या लेवल्स पढ़ाने लग जाऊं और फिर आऊं कि टीचिंग क्या होता है, तो कोई सेंस नहीं बनती कि पहले मैं आपको उसकी लेवल्स बता रही हूँ और अभी आपको पता ही नहीं है टीचिंग क्या होता है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। उसके बाद सिलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंटल मेथोडोलॉजी, यानी कि एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल कि किस तरह से, किस मेथड्स और स्ट्रैटेजीज को रख के दिमाग में आगे टीचर पढ़ाने वाली है क्लास में, है ना, वो मेथोडोलॉजी हम सिलेक्ट करते हैं। एंड देन हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कि डिसीजंस लिए जाते हैं कि कैसे और कब जो है वो स्ट्रैटेजीज बच्चों के आगे रखी जाएंगी। क्योंकि टीचर का सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी नहीं होता, टीचर को ये भी डिसाइड करना है कि वो प्रीवियस जो उसका मेथड था वो, और कैसे वो नई स्ट्रैटेजी कब क्लासरूम में कैसे वो उसको यूज करेंगे। ठीक है, पूरा मतलब प्रॉपर कह लो कि तैयारी करके जाना रहता है बच्चों के सामने। ठीक है, अब हम सेकेंड फेज पे आते हैं, इंटरएक्टिव फेज। ये सेकेंड फेज है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन की बात करें। अभी तक हमने सारी प्लानिंग कर ली, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। तो अब हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो हमने प्री एक्टिव फेज में बनाया है। यहाँ पे बच्चों को हम लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं अपने स्पेसिफिक मोड से जो कि हमने सोच के प्रिपेयर किए थे। इंस्ट्रक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि बच्चों को हम उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनमें हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं, उनको चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हम क्लासरूम में देते हैं, लैब, अपने लैब्स में, लाइब्रेरीज में, आउटडोर्स में। तो
जो भी एनवायरनमेंट है, टीचर को इतने अच्छे से स्पेसिफिकली डिजाइन करना है कि बच्चे जो है इंटरैक्ट भी कर सके और अपनी चीजों को समझ सके। ठीक है। लर्निंग इज डायरेक्टेड इन प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन, यानी जो भी पहले से डिटरमाइन की गई है उसी डायरेक्शन के अंदर लर्निंग जो है हम कराएंगे, क्योंकि हमने गोल्स तो पहले ही सेट कर रखे हैं ना प्री एक्टिव फेज के अंदर। ठीक है। बच्चों को बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब टीचर काफी चीजें बताता है, नई नई चीजें बताता है, उससे बच्चों को भी काफी लर्निंग मिलती है। ठीक है। इंटरैक्टिव फेज में वो सारी एक्टिविटीज आ रही हैं जो टीचर परफॉर्म करता है जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, जितनी प्रेजेंटेशन, जितना कंटेंट जो भी उन्होंने दिया। अब इसमें एक्टिविटीज क्या हैं जो सजेस्टेड होती हैं? सेटिंग अप ऑफ द क्लास, यानी कि सबसे पहली बात आपने क्या करना है, क्लास को सेटअप करना है। कैसे? जब टीचर एंटर करेगा क्लासरूम में, सबसे पहले वो क्लासरूम का साइज देख ले, देखें कितने बच्चे हैं, कैसी मूवमेंट कर रहे हैं, क्या क्या इनके लिए टीचिंग मोड्स लग सकते हैं। इससे उनको ये भी पता लग जाएगा कौन थोड़ा शैतान सा है बच्चा, है ना, कौन ट्रबल कर सकता है। तो उनको किस किस चीजों पे ध्यान देना है? क्लास उसका साइज, स्टूडेंट्स का जो भी हेल्पिंग मूड है, यानी कि वो कैसे लग रहे हैं कि कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएटिंग टेंडेंसी, कौन सा बच्चा थोड़ी दिक्कत दे सकता है। एंड डिस्प्ले ऑफ इम्प्रेसिव पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी होता है ना कुछ बच्चे होते बड़े ही बहुत आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे से इम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको भी टीचर पहचाने। ठीक है। नोइंग द लर्नर्स का मतलब टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज द न्यू लर्नर्स हैव, यानी कि उनके अंदर प्रीवियस नॉलेज कितनी है। हमने क्लास साइज पहचान लिया, उसके बाद हम बच्चों की एबिलिटीज, एटीट्यूड्स, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड, इन चीजों के बारे में जानेंगे। होता है ना, जब फर्स्ट डे होता है क्लास का, टीचर्स आपके बारे में पूछती है, इंट्रोडक्शन लेती है, अच्छा अपने बारे में बताओ। तो लर्नर्स को जानो, जिनको आप पढ़ाने वाले हो उनके बारे में कुछ पता करो। फिर पढ़ाना शुरू कर दो अपनी टीचिंग, मतलब आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हो बच्चों से, जैसे कुछ इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स। इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स क्या है? वर्बल इंटरेक्शन है। ठीक है। इनमें क्या होता है, टीचर एक एक्टिविटी करेगी, इनिशिएट करेंगी, बच्चे उस पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन होगी दोनों के बीच में। ठीक है। टीचर क्या एक्टिविटीज करेंगे? सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि इसमें क्या होता है, टीचर को सिलेक्ट करना है प्रॉपर स्टिमुलस, जैसे ही कोई सिचुएशन आती है ना, यानी एफर्ट्स करने की कोई भी अनडिजायरेबल एक्टिविटी नहीं हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर। हमें क्लास को इफेक्टिव रखना है, और कोई भी मतलब ये होता है ना, एक अनचाही जो भी सिचुएशन होती है उसको डेवलप नहीं होने देना है। ठीक है। टीचर को इस तरीके से बच्चों के आगे चीजें रखती है कि बच्चे उससे मोटिवेट हो। प्रेजेंटेशन के दौरान भी टीचर को अपने दिमाग में कॉन्टेक्स्ट और जो ऑर्डर है स्टिमुलाई का, उसको दिमाग में रखना है। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, फीडबैक बहुत जरूरी होता है, आपको पता ही है ना। देखो, इन इट इज अ कंडीशन विच इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इन फ्यूचर, यानी कि किसी भी रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, जो भी बच्चे बोल रहे हैं, है ना, उस फीडबैक को लेना, उसके चीजों को लेना। और री इन्फोर्समेंट दो तरह से होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव री वो कंडीशन है जहाँ पे डिजायर जो बिहेवियर है उसकी पॉसिबिलिटी को आप बढ़ा रहे हो। और नेगेटिव, जब आप जो चीज आपको नहीं चाहिए, अनडिजायर्ड बिहेवियर है, उसको आप कम कर रहे हो। पॉजिटिव री आप कैसे कर सकते हो? रिवॉर्ड्स दे के, है ना, आपने स्टार्स दे दिए, आपने मॉनिटर बना दिया। नेगेटिव री जैसे पनिशमेंट दे दी। ठीक है। इससे क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट स्ट्रेंथन हो जाता है, अच्छा हो जाता है, रिस्पॉन्सेज थोड़े चेंज आ जाते हैं, और अगर कोई गलत रिस्पॉन्स है तो उसको करेक्ट कर दिया जाता है। लास्टली, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे क्या होता है, अगर मतलब कीपिंग इन माइंड कि क्या, किस तरीके से हमारी चीज वर्कआउट कर रही है। मतलब हो सकता है कि टीचर ने अपने प्री एक्टिव फेज में एक पर्टिकुलर कंटेंट बनाया हो, लेकिन वो नहीं चल रहा है अभी बच्चों के साथ, वो नहीं वेल सेटल हो रहा है, बच्चों को चीजें नहीं समझ में आ रही है। तो इसके साथ साथ अपने आप को टीचर जो है वो चेंज भी अपने स्ट्रैटेजीज को कर लेते हैं। ऐसी कोई इशू नहीं होता है कि हाँ जो मैंने सेट कर लिया वही होगा। प्रेजेंटेशन कैसी है सब्जेक्ट की, लेवल ऑफ लर्निंग कैसा है, और लर्नर्स का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, इन चीज़ों के बेसिस पे इनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है। ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे इंटरैक्टिव फेज के अंदर? सबसे पहला तो आता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज को परसीव करना, है ना। इसमें आप क्या लिख सकते हो? अप्रोप्रिएट परसेप्शन जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स का, वो बहुत जरूरी है इंटरैक्टिव स्टेज के अंदर। इस टाइम में क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंट्री जब क्लास में हुई, तो जो क्लास का क्लाइमेट है वो टीचर को अपने अंदर परसीव कर लेना है, देख के समझ लेना है कि क्या क्लास का क्लाइमेट है।
ठीक है, बच्चों को भी परसीव करना है कि कैसे टीचर्स की एबिलिटीज है, बच्चे करते ही है ना कि अच्छा ये टीचर तो बहुत अच्छी थी, या फिर नहीं ये टीचर अच्छी नहीं थी, देख देख के पढ़ा रही थी, है ना, ऐसे करते हैं ना परसीव। फिर डायग्नोसिस। डायग्नोस मतलब इस प्रोसेस में टीचर जो है वो टॉपिक जो है जो डिस्कस करना है उसके बारे में बच्चों की नॉलेज को डायग्नोस करती है। कैसे? अलग अलग सवाल करके उनसे, और उनके अचीवमेंट्स को असेस करते हैं। रिएक्शन प्रोसेस, इसमें आके टीचर जो है वो जो रिस्पॉन्सेज हैं उसका पैटर्न ऑब्जर्व कर लेती हैं, और उसी के बेसिस पे उनके मतलब जो भी रिएक्शंस हैं और जिस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज को टीचर कैप्चर कर लेती है, और इसी से प्रॉपर क्लास के अंदर वर्बल नॉन वर्बल तरीके का इंटरेक्शन सेटअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पोस्ट एक्टिव पे। ये लास्ट है, थर्ड फेज है, जहां पे टीचर की एक्टिविटी जो कि इवैल्यूएशन फेज के अंदर आएगी, है ना। यहाँ पे इवैल्यूएशन एक्टिविटीज आ जाती हैं और समिंग अप टीचिंग टास्क, यानी कि इवैल्यूएशन मतलब देखो, जो जो भी क्लास में पढ़ाया गया जो भी चीज थी उनका इवैल्यूएशन करना, जैसे क्विज लेना, टेस्ट यूटीज वगैरह जो होते हैं हमारे, तो बच्चों के जो रिएक्शंस हैं उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है, समिंग अप टीचिंग टास्क का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जो पोस्ट एक्टिव फेज है यहाँ पे टीचर अपने टीचिंग टास्क को सम अप कर रहा है, पूरा खत्म कर रहे हैं। इसके लिए वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं वर्बली या फिर रिटन फॉर्म में, और उनकी अचीवमेंट्स को इवेलुएट करते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटीज यहाँ क्या रहती हैं? डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंजेस रिजल्टेड फ्रॉम टीचिंग, यानी कि इसके अंदर क्या है, देखो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात लिखी है यहाँ पे, यानी कि जो भी टीचिंग से चेंजेस आए हैं बच्चों के अंदर, है ना, मतलब देखो एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंज की मैं बात करूं तो डायमेंशन ऑफ चेंज क्या होता है? जो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज था और जो एक्चुअल बिहेवियर, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसमें से आप माइनस कर लो कि एक्चुअली में क्या चेंज आया है, तो आपके पास एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंज आ जाएगा। देन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टेस्टिंग डिवाइसेस, यानी कि अब हमें कुछ चीज टेस्ट करनी है तो उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग डिवाइसेस होने चाहिए जो रिलायबल हो। ठीक है, देन चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज इन टर्म ऑफ कलेक्टेड एविडेंस, अब आपको एविडेंस मिल चुके हैं कि अच्छा टीचिंग से क्या इफेक्ट आया, अच्छा आया नहीं आया, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को टीचर चेंज कर लेगा, और फिर से स्टार्ट होगा हमारा प्री आपका जो फेज है, प्री एक्टिव फेज। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों के तीनों फेज बहुत ही बेसिक है, टीचर की जो भी प्रोसेस रहती है पढ़ाने की उसी को सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ तीन भागों में बांट के। ठीक है, सो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।